Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to you in another very interesting chapter of first year biology. बायोएनर्जेटिक्स का कॉन्सेप्ट आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. वहां पर भी आपने एक चैप्टर के अंदर बायोएनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ा था. बायोएनर्जेटिक्स की टर्म आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स. एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स. एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हो. तो इस तरह के जो भी प्रोसेसेस लिविंग बीइंग्स के अंदर परफॉर्म होंगे, आपने खास तौर पर यहां पर लिविंग बीइंग्स का जिक्र जरूर करना है. खाली एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस को बायोएनर्जेटिक्स नहीं कहा जाता, क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस हमारी बॉडी से बाहर भी बहुत सारी जगहों पर ये वर्क कर रहे होते हैं. जैसे कोई भी पावर स्टेशन जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो भी एक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है, लेकिन आप उसे बायो एनर्जेटिक्स नहीं कहेंगे. बायो एनर्जेटिक्स दरअसल वो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस होते हैं जो लिविंग बीइंग्स के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं. तो इस वजह से लिविंग बीइंग्स का यहां पर जिक्र करना जरूरी है. या फिर आप इसको बायो एनर्जेटिक्स की टर्म्स को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस. Quantitative study of energy conversion processes in living bodies. Quantitative study से यहां पर मतलब यह है कि how much amount of energy is transformed from one form to another. यानी आपने ये देखना है कि एनर्जी जब कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो कितना अमाउंट उसका ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और कितना अमाउंट उसका लॉस हो जाता है. क्योंकि आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से यकीनन वाकिफ होंगे. फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने ये प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे. इनको कहते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो एनर्जी के ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, ये यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड में भी उसी तरह से एप्लीकेबल हैं जिस तरह से नॉन लिविंग वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल है. तो इन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक आपने ये बात यकीनन पढ़ी होगी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, ये बड़ा मशहूर जुमला है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. यानी ना तो आप एनर्जी को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. But energy can be transformed from one form to another form. एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट जरूर हो सकती है. जैसे सोलर एनर्जी, जो सन की रेडिएशंस हैं, उनको आप सोलर एनर्जी कहते हैं. और उस सोलर एनर्जी के जरिए आप देखिए उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं. जैसे सोलर प्लेट्स के ऊपर वो फॉल करती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ और काम करते हैं. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपसे किसी और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो ना सिर्फ ये दो मैंने जैसे एग्जांपल दिए, एनर्जी की और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर होती है, लेकिन हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है हमारी अर्थ के लिए, वो सन है. तो सन की ये एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. और तीसरी यहाँ पर बात ये भी याद रखने वाली है कि जब भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो इसके यूजफुल अमाउंट में एक डिक्रीज आता है. ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, a considerable amount of energy has been lost in the form of heat.
जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो हमेशा ड्यूरिंग दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, बल्कि कुछ नहीं काफी सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जरूर लॉस हो जाता है, और वो फिर हमारे काम नहीं आ सकता। वो वापस जो सोर्स ऑफ एनर्जी था यानी सन, वापस सन की तरफ वो हीट चली जाएगी। तो आपने ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, इन लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को माइंड में रखना है while studying the bioenergetics, because these laws are also applicable in the living systems। जितने भी लिविंग सिस्टम्स जहां पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जिसे हम बायोएनर्जेटिक्स कह रहे हैं, वहां पर भी ये लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसी तरह से एप्लीकेबल हैं जिस तरह से नॉन लिविंग वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो आपको बायोएनर्जेटिक्स का जरा सा एक कॉन्सेप्ट आपको मिला है और उसमें आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से उसकी रिलेशनशिप भी पता चल गई है। मजीद इसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लिविंग बॉडीज में बायोएनर्जेटिक्स की एग्जाम्पल्स होंगी क्या। याद रखिए कि लिविंग बॉडीज में ये जो बायोएनर्जेटिक्स है ना, ये दरअसल मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है। बायोएनर्जेटिक्स की अगर आपको एग्जाम्पल कोट करनी हो कि बायोएनर्जेटिक्स की एग्जाम्पल क्या होगी, तो बायोएनर्जेटिक्स की एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग बॉडी। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ बॉडी को कहते हैं। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग बॉडी, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की दो डिफरेंट काइंड्स आपने यकीनन पढ़ी हैं लोअर क्लासेस में। मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म, और इसकी दूसरी टाइप है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म दरअसल कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को कहा जाता है। एनाबॉलिज्म किस तरह के रिएक्शंस होते हैं? दीज आर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। जितने भी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं या सिंथेसिस रिएक्शंस, उनको एनाबॉलिज्म कहा जाएगा। यानी इसमें क्या होगा? सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी, और जब भी सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है तो ऐसी सूरत में एनर्जी जरूर स्टोर होती है। दीज आर एक्चुअली एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेसेस, एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेसेस। क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल्स लेस एनर्जी कंटेन करते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे इनके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई? जाहिर है कि ये रिएक्शंस एनर्जी के एक्सपेंडिचर से परफॉर्म हुए हैं, और जब एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हुई है तो डेफिनेटली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, यानी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेसेस कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप कैटाबॉलिज्म को देखें तो कैटाबॉलिज्म दरअसल ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कहलाते हैं जिसमें तबाही होती है, टूट फूट होती है। दे आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, यानी इनके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। दे इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा और उनसे सिंपल मॉलिक्यूल्स वजूद में आएंगे, तो इस वजह से आप इनको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कह रहे हैं। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ड्यूरिंग देयर ब्रेकडाउन एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो इस वजह से इनको एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस। इसके अलावा एक और टर्म इनके लिए यूज की जाती है जैसे एनाबॉलिज्म, जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, तो ऐसे रिएक्शंस को एंडरगोनिक रिएक्शंस भी कहते हैं। एंडरगोनिक या फिर इनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इसके मुकाबले में कैटाबॉलिज्म ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहलाएंगे, एक्सर्गोनिक, या फिर इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इस वजह से। तो मेरे ख्याल में अब आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो गया। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इन दोनों को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? ये बायोएनर्जेटिक्स है। तो आपसे अगर कहा जाए कि बॉडी के अंदर कोई बायोएनर्जेटिक्स की एग्जांपल दें,
तो आपने कहना है कि बायोएनर्जेटिक्स की एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सभी बायोएनर्जेटिक्स हैं। आप समझ आइए आपको बात कि बायोएनर्जेटिक्स की एग्जांपल बॉडी के अंदर तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जितने भी मेटाबॉलिक इवेंट्स हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं उन तमाम मेटाबॉलिक इवेंट्स में लाजमी बात है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और जो भी एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस होते हैं वो बायोएनर्जेटिक्स कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल देकर इनको जस्टिफाई किया है कि एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर हो रही है और जबकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म नाउ? यस जी सर। ये अगरचे ये जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक यहाँ पर मैंने अभी तक आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये अभी जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्दर टॉपिक ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बायोएनर्जेटिक्स का, ये माइंड में रखना होगा ताकि आगे जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हमें समझ में आ सकें। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को माइंड में जरूर रखें कि बायोएनर्जेटिक्स हम किसको कह रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिए कि इस चैप्टर के अंदर हमने दो चीजें डिस्कस करनी है। एक हमने डिस्कस करना है फोटोसिंथेसिस विच इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म, और दूसरा हमने रेस्पिरेशन डिस्कस करना है, सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस ये जैसे अभी आपको बताया कि एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये बायोएनर्जेटिक्स की एक एग्जांपल है। आप इसको अगर एक्सप्लेन करें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करें तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस तरह से बयान कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ना सिर्फ ये एक बायोएनर्जेटिक्स प्रोसेस है बल्कि साथ साथ ये चूंकि एक केमिकल प्रोसेस भी है, एनाबॉलिक प्रोसेस भी है, तो हम दो तरह से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आप इसे इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, यहां पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन क्या चीज है, किसको हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज डेजिग्नेटेड एज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये कैसा प्रोसेस है, मैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको कि फ्रॉम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि दिस इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन ऑफ वाटर। वाटर इस वक्त रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, वाटर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट दरअसल हाइड्रोजन डोनर है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है हाइड्रोजन डोनर, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन डोनर है, इसके हाइड्रोजन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड दैट रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन इज C6H12O6। तो ये C6H12O6 दिस इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये है रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन। इस वजह से ये जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, यहां पर जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी? दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां पर एक्चुअली रिडक्शन हुई है, दिस इवेंट इज नोन एज रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ये रिडक्शन का कॉन्सेप्ट याद रखना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने चूंकि हाइड्रोजन गेन कर लिया है तो ये रिड्यूस हो गया, इसकी रिडक्शन हो गई है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? वाटर। वाटर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से आप देखिए कि ये रिडक्शन इवेंट यहाँ पे परफॉर्म हुआ, और रिडक्शन के साथ ही यहाँ पर एक और एक्टिविटी क्या हुई कि वाटर अपना हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद, वाटर ने अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, तो आफ्टर लूजिंग द हाइड्रोजन वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्सीजन। वाटर ऑक्सीजन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वाटर का ये जो ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये दरअसल ऑक्सीडेशन इवेंट है। ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ये दोनों
जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन या गेन ये रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन इसका अपोजिट है। ऑक्सीडेशन क्या होगा, एडिशन या गेन के बजाय लॉस वर्ड आप यूज कर लें। लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को यहां पे माइंड में रखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई थी, हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ था, जबकि वाटर हाइड्रोजन डोनर था, रिड्यूसिंग एजेंट था, और खुद ये अपना हाइड्रोजन लूज करने के बाद ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और मीनवाइल यहां पर एक बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हुई है, एक और एडिशनल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हुई है, दैट इज कॉल्ड वाटर, ठीक है। वाटर भी यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो कंप्लीट इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस होल प्रोसेस 6 molecules of CO2 are required and 12 molecules of water are needed। और उसके रिजल्ट में बनेगा क्या, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस एंड 6 molecules of water will also be produced। सो आपने देखा कि फ्रॉम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू द फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। इसको हम रिडॉक्स प्रोसेस कहेंगे। रिडॉक्स प्रोसेस का मतलब है कि इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो इवेंट हो रहे हैं। तो ये रिडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की शॉर्ट फॉर्म है। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फोटोसिंथेसिस को आप रिडॉक्स प्रोसेस कहेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड रिडॉक्स प्रोसेस, बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस carbon dioxide, which is oxidized form of carbon, is reduced by the hydrogen of water, and water after losing hydrogen is converted into oxygen, that is called oxidation। So therefore this process is called redox process। ये मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की एक्सप्लेनेशन दी है फ्रॉम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है भाई। केमिकली आप फोटोसिंथेसिस को इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस का एक और एस्पेक्ट भी है। अगर आप इसको बायोएनर्जेटिकली एक्सप्लेन करते हैं तो फ्रॉम बायोएनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे। बायोएनर्जेटिकली आप ये कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। आप देखिए ये दोनों जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज टू आर एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स। दीज टू आर एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स। एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि इनके पास एनर्जी बहुत कम मिकदार में मौजूद है। ऑन द अदर हैंड ये जो मॉलिक्यूल यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ग्लूकोज, दिस इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। इसके अंदर एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट। तो ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, और इसके मुकाबले में पहले वाले दोनों मॉलिक्यूल्स carbon dioxide and water are energy poor molecule। So this is the process in which energy poor molecules are converted into energy rich molecule by the absorption of extra amount of energy from sunlight। यहां पर वो extra amount of energy कहां से आएगी, sunlight से। By the absorption of extra amount of energy from sunlight which is absorbed by the pigments। यहां पर कुछ photosynthetic pigments इन्वॉल्व होते हैं जिनमें सल्फरस क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल या पिगमेंट्स एब्जॉर्ब सनलाइट, दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच द एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। दिस इज द बायोएनर्जेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बायोएनर्जेटिकली आपने इसको कैसे डिफाइन किया कि एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स का एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है भाई। तो बायोएनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। दिस इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल फ्रॉम बायोएनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन डिफाइन इट एज रिडॉक्स प्रोसेस। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.